हाँ बच्चों, जैसा कि 12th क्लास के लिए केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स चल रहा था और केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन तक की बात किए थे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग सवाल भी किए थे 3-4। आज हमें बात करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बात हमें करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहली बात यह है कि रिएक्शन के टाइप हम लोग पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। और ऑर्डर क्या होता है ये भी आपको पता है कि रेट लॉ अगर लिखा हुआ है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो उसमें जो भी कंसंट्रेशन के पावर का समेशन हो रहा था x + y, वही हमारा बन रहा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज हमें बात करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, यानी सच टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बात करें कि सच टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये एक ऐसा रिएक्शन का टाइप है इन विच रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कितना पावर यहाँ होना चाहिए, यानी फर्स्ट पावर, प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो है यानी कि फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जो भी हमारा रिएक्टेंट है उसके फर्स्ट पावर से रहेगा। अब जैसे रेट लॉ जैसे आप लिखते थे, जैसे मैं एक अब यहाँ पर एक रिएक्शन से बात करते हैं। देखिए सिंपल एक मैं रिएक्शन लेता हूँ, जैसे आप देखिए ए से ये प्रोडक्ट बना, कोई भी ये रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है, यहाँ से प्रोडक्ट बना। जैसे अब इनिशियल टाइम पर t = 0 पर इसका जो अमाउंट होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, उसे मैं मान ले रहा हूँ कि A0, यानी कंसंट्रेशन ऑफ A एट द t = 0। उस टाइम पर प्रोडक्ट तो 0 रहेगा, कुछ बना ही नहीं होगा। अब बात है कि t = t पर ये कंसंट्रेशन को मैं मान रहा हूँ कि A है, और ये जो है कुछ भी अपना रहे, उसे हमें कोई मतलब लेना देना है नहीं, क्योंकि मेरा पूरा कहानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से चलने वाला है। अब बात यह है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का रेट क्या कहते हैं आप, -dA कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के रेट ऑफ चेंज को ही हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब बात आया कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन हमें लिखना हो रेट लॉ से, यानी रेट ऑफ, अगर कोई कहे कि रेट ऑफ रिएक्शन और कैसे लिख सकते हैं, तो A का पावर 1, कंसंट्रेशन का पावर 1 हम करते हैं। अब देखिए ये दो इक्वेशन हो गए, फर्स्ट और सेकेंड, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी ये दोनों आपस में बराबर होगा। मतलब -dA/dt = KA, A के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। आप क्या देख रहे हैं कि ये जो है एम है, ये इधर लाएंगे और हम इंटीग्रेट करेंगे। देखिए यहां से मैं इधर चलता हूं, क्या हमें करना होगा, सिंपली बात को आप समझिए कि ये -dA है, माइनस, तो इसे मैं पहले माइनस ही रहने देता हूं और मैं इंटीग्रेट भी कर दूंगा। देखिए पहले A को इधर लाता हूं, यानी dA, और बटा में कंसंट्रेशन ऑफ ये इधर मल्टीपल में था, ये kdt हो जाएगा, kdt। अब बात यह है कि इसको आप क्या इंटीग्रेट कराना चाहते हैं। जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट तो बाहर हो जाता है इंटीग्रेशन में। देखिए जब t = 0 है, 0 टाइम पर इसका कंसंट्रेशन A0 है, जैसे ही ये t जा रहा है ये कंसंट्रेशन A हो जा रहा है, ये हमने इंटीग्रेट करा दिया। अब इंटीग्रेशन से आगे हमें, अब इंटीग्रेट करा दिया है तो आगे हमारा फार्मूले बन के आएंगे। देखिए माइनस तो पहले से ही था, यहाँ इंटीग्रेशन, जैसे dx/x होता है तो आप ln x लिखते हैं, ln x, तो यहाँ हो जाएगा ln A,
ln a हो जाएगा, और इसका लिमिट, ये जो हमारा पहले से जो लिमिट है इसका लिमिट ये क्या रहेगा, a0 से a। अब देखिए k ये हो जाएगा t0 to t। अब देखिए यहाँ से आप क्या कहिएगा कि a माइनस बी ऐसे करते हैं, यानी कि आप लिखिएगा यहाँ से ln a पहले पुट करिएगा माइनस ln a0। चलिए ये हो गया बराबर k t माइनस 0। अब इसमें आप क्या कहेंगे, अब जो है इसको माइनस वाला माइनस से मल्टीप्लिकेशन करा दे तो आप कहिएगा a0 ये हो जाएगा, और माइनस का ln a बराबर kt। बस ये इतना ln, देखिए ln और log में अंतर है। आप एक बात को आप ध्यान में रखिए, ln और log, देखिए ln कहने का मतलब है log बेस 10। अगर ln x कोई लिख रहा है तो log बेस 10x है, सॉरी ये log बेस e है। अगर सिंपली आप log लिख रहे हैं log x तो सिंपली ये log बेस 10x है। ln का मतलब बेस e के साथ है, और जितने भी कैलकुलस में ये फार्मूले जो आप देखते हैं ना dx बाई x का इंटीग्रेशन, ये होता है ln x प्लस c। ये ln x होता है यानी बेस e वाला होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बेस चेंज होने से पूरी कहानी चेंज हो जाएगा लॉगरिदम के हिसाब से। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, आप जानते हैं log m माइनस n जो है log m बाई n हो जाता है, तो a0 डिवाइडेड बाई a हो जाएगा, a0 डिवाइडेड बाई a हो जाएगा बराबर kt। देखिए ये तो लॉगरिदम के टर्म में, ln के टर्म में भी है। अब देखिए मेरे बात को ध्यान से आप सुनिए, लॉगरिदम से अगर आपको चेंज करना है, लॉगरिदम से अगर ये ln e से 10 में चेंज करना है, इतना तो पहले आपको समझ लेना पड़ेगा कि a रेट लॉ से पहले ये आया, ये दोनों बराबर हो गए, और मैंने सिंपली इंटीग्रेट किया है। अब इंटीग्रेशन से फार्मूले आ गए। एक बात और आपको ध्यान में रखना है, क्या, देखिए इधर ध्यान से, कि किसी भी लॉगरिदम में अगर मान लीजिए कि ln x है, इसको अगर log में लिखना है तो 2.303 का मल्टीप्लिकेशन कराना होगा और log x लिखना होगा। यानी कि बेस e से अगर आपको बेस 10 में चेंज करना है तो 2.303 का मल्टीप्लिकेशन कराना होगा। यही बात यहाँ पर जब और मल्टीप्लिकेशन करा के आप लाइएगा तो क्या लिखेगा, 2.303 log हो जाएगा। अब ये 10 बेस का a0 बाई a बराबर kt। अब t को जो है इधर में डिवाइड करा दूं तो k बराबर, ये फार्मूला बन गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, यानी k इज इक्वल टू 2.303 log 10 बेस a0 अपॉन a। a0 क्या है, a0 इज इनिशियल कंसंट्रेशन। a0 क्या है, a0 बराबर जो है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। ए क्या है, ये जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इज इक्वल टू टी, यानी टाइम टी पर ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का। अब इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये फार्मूले बन के आ गए। और के क्या है, तो रेट कांस्टेंट। ये जो हमारा फार्मूला बन करके आया, सिंपली ये इंटीग्रेशन का कहानी है, सिंपल आया। अब देखिए ये जो हम फार्मूले जो निकाल लिए हैं इसके हिसाब से अब हमें काम करना है। तो देखिए सिंपली आगे हम बढ़ते हैं। अब जो है फार्मूले के हिसाब से कुछ कुछ काम हम आगे करेंगे। देखिए कैसे होगा, जैसे आप सिंपली देखिए ये फार्मूला आ गया है हमारा k इज इक्वल टू, दो फार्मूले आए हैं, ध्यान से देखिएगा, ln a0 बाई a डिवाइडेड बाई t, 1/t है, ये एक आया है। दूसरा, अगर इसी को लॉगरिदम के टर्म में जो है 10 बेस के टर्म में लिखने जाए हम, 2.303 डिवाइडेड बाई t लॉग ये 10 बेस का हो गया a0 बाई a। ये हमारे दो फार्मूले आए हैं।
अब देखिए सिंपली अगर कोई ग्राफ है, ग्राफ खींचने के लिए ग्राफ भी तो बहुत जरूरी है ना। मान लीजिए सवाल अगर आपको ग्राफ से पूछ दिया तो क्या करेंगे आप, उस टाइम तो आपको ग्राफ आना चाहिए। और अब पूरी 11th में जो है स्ट्रेट लाइन का कम से कम तो हम ग्राफ जानते हैं, स्ट्रेट लाइन जो 11th क्लास में पढ़े। देखिए अगर आपसे ये बात बोल रहा है कि देखिए हम जो ग्राफ खींच रहे हैं, इधर टाइम है और इधर की ओर हमारा जो भी कंसंट्रेशन है वो लॉग के टर्म में है, लॉग ए नॉट बाई ए अगर दे दिया, लीजिए लॉग ए नॉट बाई ए, ये वाई एक्सिस में है, ये एक्स एक्सिस में, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू अगर आप यहां से करेंगे तो देखिए ए नॉट बाई ए है, तो यहां से अगर आप इसको इधर चेंज करेंगे तो देखिए ये यही हमारा y हो गया, ये हो गया y इज इक्वल टू के टी डिवाइडेड बाई 2.303, यानी y इज इक्वल टू ये हमारा एम एक्स हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स। देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स वाला हमारा कर्व बनेगा। अब देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसमें स्लोप क्या होगा, ये स्लोप तो k, यहां अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप इज इक्वल टू देखिए क्या है, k बाई 2.303, और ये ग्राफ किसके बीच का है, यानी लॉग ए नॉट बाई ए वर्सेस टाइम का ग्राफ ऑफ इतना। यही ग्राफ अगर आपसे ये इसके वर्सेस में न पूछ करके यही ग्राफ आपसे हो सकता है ना कि इसके टर्म में पूछ दे, बिल्कुल पूछ सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये ए नॉट बाई एल एन में अगर पूछ दे तो के टी हो जाएगा, वहां पर जो है ये चेंज हो जाएगा। देखिए एल एन में अगर होगा तो यहां सिर्फ स्लोप चेंज हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, सिर्फ के स्लोप रहेगा। ध्यान से देख लीजिए, इधर टाइम है, इधर अगर एल एन ए नॉट बाई ए है इधर की ओर, यहाँ के इज इक्वल टू सिर्फ स्लोप इज इक्वल टू के हो जाएगा, के बराबर स्लोप हो जाएगा बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी हमारा ग्राफ हो गया। और कितने तरीके के ग्राफ हो सकते हैं, और भी तो ग्राफ बन सकते हैं। अब देखिए ग्राफ कैसे बन सकता है। मान लीजिए ये इनिशियल कंसंट्रेशन के टर्म में आपसे ग्राफ पूछ दिया, कोई जरूरी है इनिशियल कंसंट्रेशन के टर्म में भी ग्राफ पूछ सकता है, तो अब उसके लिए भी हमें काम करना होगा। जैसे देखिए सिंपली अगर मैं बात करूं, इसको मैं इरेज करता हूं, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए मान लीजिए आपसे वो ग्राफ इनिशियल कंसंट्रेशन के टर्म में पूछ दिया, तो क्या करें, किसी में भी पूछ सकते। जैसे यहीं से मैं चेंज कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, यही है के टी डिवाइडेड बाई 2.303 बराबर लॉग एम बाई एन को आप क्या कहते हैं, लॉग एम माइनस एन। चलिए यही बात हो गया। अब क्या देख रहे हैं, मेरा कहना यह है कि मैं ये बात बोल रहा हूं कि इधर तो हमारा टाइम है, चलिए इधर टाइम है, लेकिन इधर मैं ए कंसंट्रेशन को मैं बोल रहा हूं कि टी टाइम वाला कंसंट्रेशन के हिसाब से चले। तो अब देखिए ध्यान से, ये तो वाई हो गया, इसको इधर लाएंगे आप, इसी से मैं चेंज कर रहा हूं, देखिए क्योंकि वाई में हमारा यही है, वाई इज इक्वल टू ये इधर लाया प्लस में हो गया, ये तो हमारा जो है सो है, ये माइनस में आएगा, के टी बाई 2.303 प्लस लॉग ए नॉट, यही रहेगा। अब बात आया स्लोप का। देखिए तो वाई ये टी के बाद जितना भी बचा यही हमारा स्लोप हो गया, यही स्लोप हो गया। और ये ग्राफ कैसा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी इंटरसेप्ट रखते हुए आएगा, और स्लोप जो है निगेटिव घट रहा है। देखिए ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या लॉग ए नॉट, ये हमारा इंटरसेप्ट है, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप की अगर हम बात करें तो स्लोप जो हमारा होगा वो हो जाएगा माइनस के बाई 2.303। अगर यही बात एल में रहे तो ये सिर्फ 2.303 हट जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए एल में होता, सिर्फ एल में होता, एल में तो ये के टी रहता, ये 2.303 का ही तो मामला है, चेंज करने के लिए वो मामला हट जाएगा।
यानी अगर यहाँ ln a हो जाए, इधर की ओर t रहे, जो हमारा ग्राफ बनेगा यहाँ ln a0 हो जाएगा, और यहाँ जो स्लोप रहेगा, स्लोप वो होगा -k के बराबर। तो यही हमारे ग्राफ हो गए। इतने सारे ग्राफ, इस फार्मूले के बेस पर इतने सारे ग्राफ हैं। अब बात है कि जीरो ऑर्डर में जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि जीरो ऑर्डर में कैसे निकलता है a0 - a/t k, जिस तरीके से हमने किया था, यहाँ भी हमने फार्मूला, तो ये दो मेन फार्मूले हैं और ज्यादातर आपका यही यूज होगा। अब इस फार्मूले के बाद अब बात आया कि ये तो ठीक है, टी हाफ हमें निकालना पड़े तो टी हाफ क्या होता है? यानी कि ऐसा टाइम जिस टाइम पर आधा रिएक्टेंट, यानी हाफ 50% ऑफ रिएक्टेंट कैन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, 50% रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज हो गया हो, वो वाली हमें बात करना है। तो 50% रिएक्टेंट जब चेंज हो गया है तो हमें बात करना है। अब देखिए, यानी कि हाफ लाइफ, हमें बात करना है हाफ लाइफ का, यानी टी हाफ का। टी हाफ कैसे निकालें? अब देखिए, टी हाफ यहाँ आप क्या कह रहे हैं कि k होता है 2.303 log a0 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन a, जो कंसंट्रेशन लेफ्ट कर गया टी टाइम पर। अब देखिए, यहाँ t हाफ कह रहे हैं, और ये जो कंसंट्रेशन है टी हाफ पर, कंसंट्रेशन कितना बचना चाहिए? अगर मान लीजिए कि 50% डिकम्पोज हो गया, 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो बचा कितना है? 50%, यानी आधा। आधा का मतलब जितना हम शुरू में लिए थे उसका आधा। अब देखिए, यहां से अब k की वैल्यू निकालिए, 2.303, यहां तो t आएगा है। अब देखिए, ये लॉग इनिशियल तो a0 ही रहेगा, ये a की वैल्यू अब a0/2 हो गया, यहां पर t हाफ हो गया। ध्यान से देखिए, ये तो कट जाएगा, log 2 बचेगा, यानी t हाफ = 2.303 log 2 डिवाइडेड बाय k। इसी का वैल्यू आ जाता है आपका 0.693/k। यानी अगर हम बात करें तो टी हाफ अगर ln के टर्म में लिखे होते, ln के टर्म में, तो ये 2.303 नहीं होता, यानी ln 2/k ये हो गया। इसी की अगर वैल्यू पुट करके अगर मैं निकालूं तो ये आएगा 0.693 डिवाइडेड बाई k। ये जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। टी हाफ निकालने के लिए हमें किसी की कोई जरूरत ही नहीं है, इधर कोई मतलब ही नहीं है। कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ता जाए, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप कंसंट्रेशन खूब बढ़ा रहे हैं, बढ़ाइए कंसंट्रेशन। अगर इधर हम टी हाफ की बात करें, टी हाफ, तो इधर अगर हम टाइम कह रहे हैं तो ये जो टी हाफ है ना, टी हाफ ये एकदम कांस्टेंट रहेगा, किसी चीज को कोई लेना देना ही नहीं। ये टी हाफ की वैल्यू हो गया, यानी कि हाफ लाइफ की हम बात कर लिए। हाफ लाइफ कैसे निकलेगा? अब बात मान लीजिए कि कभी कभी ये है कि चलिए आप किसी टाइम, एक टाइम पर आप निकाल ले रहे हैं, अगर किसी बात में अगर इस तरीके से दिया रहे कि वो अलग अलग दो टाइम पर, अलग अलग T1 और T2 टाइम पर दे दिया कंसंट्रेशन, अब जो है पूछ रहा है कि उसमें रिलेशनशिप बताइए, तो वो भी एक रिलेशनशिप बन सकता है। जैसे इसमें क्या, एक टाइम की हम बात करें, किसी एक टाइम पर, मान लीजिए दो अलग अलग टाइम, यहाँ इनिशियल दिया हुआ था तो बात कर रहे थे, मान लीजिए दो अलग अलग टाइम पर T1 और T2 पर दे दिया, तो क्या करें? जैसे बात यह करना है कि दो अलग अलग टाइम पर, T1 पर मान लीजिए कंसंट्रेशन A1 कह रहा है और T2 पर A2 कह रहा है। जैसे मान लीजिए कि इफ A एंड जैसे A1 और हम मैं मान लू A1 एंड A2 आर कंसंट्रेशन एट T = T1 एंड T = T2 रेस्पेक्टिवली। यही बात है, ये ऐसा हो गया है। तो आप क्या कहेंगे? अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आप क्या कहिएगा कि 2.303
2.303 लॉग ए नॉट बाई ए। आप कह रहे हैं ए को A1, तो आप क्या कहिएगा? ये होता है KT, तो KT1, ये हो जाएगा पहला इक्वेशन। इसी तरीके से 2.303 लॉग, अब मान लीजिए ना ये दूसरा हम बात कर रहे हैं, T2 टाइम पर हम निकाल रहे हैं जी, T2 टाइम पर, तो A2 कंसंट्रेशन, आप क्या कहिएगा? KT2, ये दो इक्वेशन। अगर मैं ये बात कह दूं कि 2 - 1, चलिए इधर घटा रहे हैं 2.303, ये तो हो गया कॉमन। अब आप कहिएगा कि तो log m - n, तो m/n हो जाएगा, यानी A0 A2/A1 हो जाएगा, ये कट जाएगा डायरेक्टली। ये कैलकुलेशन समझिए, ये दोनों घटाएंगे अगर, तो ये तो कॉमन हो गया, इतना माइनस इतना। जैसे आप कहते हैं ना log m - log n, तो आप लिखते हैं log m/n, तो इसी तरीके से ये दोनों का डिवीजन हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये कट जाएगा, यानी log डायरेक्टली बचेगा हमारा log A2/A1, log A2/A1। ये अगर इसका उसका डिवीजन होगा तो ये वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 2 और 1 का डिवीजन कराना है ना, 2 और 1 में डिवीजन देखिए, तो ये रहेगा, इसका आएगा तो ये ऊपर A1 जाएगा, नीचे कट जाएगा, ये हो गया बराबर। इधर क्या करिएगा? KT2 - T1, यही हमारा फार्मूला बन के आ जाएगा, यानी कि इतना आ गया। तो किसी भी T टाइम पर अगर दिया है 2 अलग अलग टाइम पर, तो मैं ये फार्मूले का यूज कर लूंगा, या डायरेक्टली आप इस तरीके से KT2 - T1 2.303 log A1/A2, ये बात हो गया। इस तरीके से आप 2 अलग अलग टाइम पर अगर कंसंट्रेशन दिया है तो ये अलग अलग निकाल के या तो वही घटाइए, नहीं तो फिर ये काम डायरेक्टली ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर ही रिएक्शन है, लेकिन वो गैसियस फॉर्म की बात कर रहा है, गैसियस फॉर्म की बात कर रहा है। यहां तक अभी जितने भी कंसंट्रेशन दिए हुए थे, आपको मोल पर लीटर में दिया हुआ था, कंसंट्रेशन मोलरिटी के टर्म में दिया हुआ था। मान लीजिए वो प्रेशर में दे दिया, प्रेशर में, यानी अगर हम बात करें फॉर गैसियस रिएक्शन, फॉर गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसे अगर हम बात करें, जैसे देखिए ध्यान से, मान लीजिए A गैसियस है, ये फॉर्म हुआ, B गैसियस और C गैसियस। अब बात यह है कि यहां पर आपको कहना पड़ेगा कि P टोटल क्या होगा? PA + PB + PC, तीनों का प्रेशर जो है जुड़ जाएगा। देखिए T = 0 पर, T = 0 पर इसका कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन होगा। मान लेते हैं कि P1 कंसंट्रेशन, उस टाइम पर ये सब तो बने ही नहीं थे अभी तक, 0 थे। चलिए इनिशियल की बात हो गया। अब अगर हम बात करें तो T = T पर ये क्या हो जाएगा? मान लीजिए यहां से x घटा, तो ये x बना, x ATM, ये भी x ATM जो है बनेगा, ये भी x ATM बनेगा। यही तो P टोटल है, P टोटल, यही P टोटल है। अगर या T टाइम पर या P टोटल की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? आप देखिए PA + PB + PC, PA यही है, PB + PC है। अब क्या होगा? x और x कट जाएगा, यहां से मिलेगा x = PT - P1। आप कभी भी जब फार्मूला लगाते हैं तो कंसंट्रेशन के टर्म में, जब आप रेट चेंज की बात कर रहे थे, जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे, उस टाइम पर भी ये बात आया था कि ये कंसंट्रेशन जो है प्रेशर के टर्म में भी कभी कभी दिया जा सकता है। अब यहाँ क्या है? ये तो इनिशियल और उसी का T टाइम पर बचा हुआ, इसी का रेशियो हमें चाहिए, यानी P1 - x। अगर मैं कहूं कि PA क्या है? PA, तो P1 - x यानी P1 - PT - P1। अगर मैं यही कहूं कि 2P1 - PT है। और इसके बाद आपको फार्मूला लगाना है, फार्मूला यानी कि K की वैल्यू निकालना है। अब K की वैल्यू जो है क्या निकालिएगा? K की वैल्यू आप क्या कहिएगा? 2.303/T log P1 इनिशियल और PA फाइनल, यही ना है। अब जो है इतना हो जाएगा, यानी कि इतना बराबर आप क्या कह सकते हैं? K बराबर ये 2.303/T तो रहेगा,
लॉग, इसके केस में ये तो P1 ही है डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 2P1 माइनस PT, ये PT तो पहले से दिया हुआ है। तो गैसियस स्टेट में ये हमारी बातें होगा। तो गैसियस स्टेट में आपको स्टेशियोमेट्री का भी ध्यान देना होगा कि ये अगर स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग है तो ये डिसोसिएट होगा, तो ये कितना फॉर्म होगा उस टाइम पर मोल कंसेप्ट का यूज होगा और वो स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज होगा और वो आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं करते हैं तो गलतियां हो जाएगा। जैसे इधर मान लीजिए कि 2 होता है, यहाँ एक, तो ये 2x बनता या इधर 2 है, इधर कुछ नहीं है तो 1/2x बनता। ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा। ये सारी बातें स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बातें जो है वो पढ़ना था आपको मोल कंसेप्ट में। अब ये अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसका रेट जो है सिर्फ फर्स्ट पावर यानी कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के एक पावर पर डिपेंड करता है, एक ही पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसमें हमने क्या किया कि रेट जो होगा -dA/dt के बराबर होगा और वहां से Ka के बराबर होगा। दोनों को मैंने इक्वेट कराया, फिर मैंने इंटीग्रेट कराया, इंटीग्रेटेड जो है इंटीग्रेट कराया। जब इंटीग्रेट कराया तो उसका लिमिट रखा, क्योंकि t=0 पर मैंने A0 मान लिया था यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, और t=t पर वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था, A माने थे। मैंने वो जैसे ही इंटीग्रेट कराया तो हमारा एक फार्मूला बन करके आया और वो फार्मूला यही बना था K = 2.303/T log A0/A या 2.303 बराबर KT, ये भी कह सकते हैं। ये भी यही हमारा फार्मूला बन करके आया। अब इसके माध्यम से ln में भी आया, वो भी आया दोनों। फिर ग्राफ हमने देखा, ग्राफ किस तरीके का होगा। सिंपली ग्राफ जो है 11th क्लास में आप जो पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन के कर्व से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ खींचे। उसके बाद हमने T½ निकाला कि ऐसा टाइम जब कंसंट्रेशन हाफ यानी आधा 50% रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, उस टाइम की हमने बात किया और T½ निकाला। और हमारा T½ जो आया ln 2/K और 0.693/K, ये हमारा T½ आया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। उसके बाद हम लोग बात किए कि अगर अलग अलग दो टाइम पर दे दे कंसंट्रेशन तो कैसे निकाले। जैसे ये T1 टाइम पर या T2 टाइम पर, दोनों को मैंने घटा दिया। T2 माइनस T1 के टर्म में ये कंसंट्रेशन कब है? एट T1 और ये T2। ये डायरेक्टली यहां से आप K की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर गैसियस फेज में हो और उसका प्रेशर दिया होगा तो कैसे निकाले। जैसे इनिशियल प्रेशर P1 है, ये P1 - x, यहाँ स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ध्यान देना होगा और PT टाइम पर दिया हुआ था तो इसे मैंने जो ऐड किया, x की वैल्यू निकाला, P1 - x निकाला क्योंकि इसकी हमें जरूरत था। यहाँ ये फार्मूला लगाया जो A0/A कर रहे थे तो इनिशियल बाई एट यानी t=0 पर और t=t की बात था तो वही P1 और P1 - x, इसी को मैंने PA कहा। ये P1 - x को ही जो है PA कहा। यहाँ से वैल्यू निकाला, ये आया। यानी कि हमने गैसियस फेज में भी निकालने के लिए सीख लिया। ये इतनी सारी बातें जो है अभी तक सिर्फ डेराइव की, हमने फार्मूला को डेराइव कर लिया, डेरिवेशन हमने पढ़ लिया। अब इसके अगली क्लास में देखिए, इसको आप बार बार देखिए, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ये सब फार्मूले पूछ दिए जाते हैं प्रूफ करने के लिए, तो इसलिए बोर्ड में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर डिराइव करिए घर पे। अगली क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सब पहले एक बार आप घर पे पढ़ लीजिए। अगली क्लास में हम लोग बहुत सारे इस पर सवाल करेंगे। हमारा अगला क्लास जो होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर सिर्फ और सिर्फ सवाल का होगा, और खास करके आप एनसीईआरटी की सवाल तो जरूर बनाएं। एनसीईआरटी आप जरूर फोकस कीजिए, एनसीईआरटी की बुक आप जरूर पढ़िए, ठीक है। फिर अगली क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड सवाल की बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास।